जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यूक्लिड विभाजन के कुछ वीवीआई क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो चलते हैं। इस चैप्टर से पूछे जाने वाले वीवीआई क्वेश्चन के टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो एचसीएफ एलसीएम जो है हम लोग मिडिल क्लास से ही पढ़ते हुए आते हैं, जिसमें गुणनखंड के द्वारा हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन पर इसको कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। तो हम लोग एचसीएफ जो ज्ञात करते हैं गुणनखंड के द्वारा भी ज्ञात करते हैं, भाग विधि से भी ज्ञात करते हैं। यहाँ करा यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे भाज्य, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये जो है हमारा, इसी को यूक्लिड विभाजन भी कहा जाता है। तो इसमें लिखते हैं हम लोग क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा जो है बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेष है। तो ए हमारा जो है वह भाज्य हो जाता है। बस इसी को हमको सजाना है। जैसे कि हम लोग कुछ बच्चे जो हैं इसको समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग कैसे इसको जो है सेट करें। तो करना कुछ नहीं है, आराम से जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या में हम लोग इसको भाग देंगे उसके छोटी संख्या से। भाग विधि से बना करके आराम से इसको सेट कर सकते हैं। कुछ बच्चे को जो है दिक्कत होती है कि हम इसको सेट कैसे करें, तो आराम से इसको कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे यहाँ से हमारा जो है कितने बार में ये कटेगा, भागफल इधर आ जाएगा, जो शेष बचेगा उसको हम लोग पहले यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो इसको देखते हैं, गुना करते हैं, इसमें कितना से जो है लग जाता है। 196 को हम लोग गुना करेंगे तो अगर 2 से गुना करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, और यहाँ हो जाता है 2 1 3, 392 आ जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर 2 से भी लगा रहे हैं तो 3 संख्या लेने के बाद हमारा जो है यहाँ से इससे भी ज़्यादा संख्या आ जा रहा है। तो इसलिए हम एक बार में ही इसको लगा देंगे, है ना। एक बार में इसको लगाएंगे तो हमारा जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा देख लेते हैं। चलिए 1 से लगाते हैं। तो 1 से लगाएंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 196। चलिए माइनस कर दीजिए, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 12 में 6 माइनस किए, यहाँ 6 हो गया, फिर यहाँ 7 बच गया तो 17, 17 में माइनस करेंगे 9 तो यहाँ हो जाएगा 8, और फिर यहाँ कितना बच गया 186। अब एक संख्या और ले लेंगे, इसको भाग दे दिए। इस प्रकार से हमारा जो संख्या आएगा, पुनः फिर हम देख लेते हैं कि इसमें कितना से गुना करने के बाद जो है हमारा ये लगभग इसके करीब करीब हम पहुंच सकते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग अब 196 को गुना करेंगे। मान लीजिए कि हम अगर गुना कर लेते हैं 9 से, देखते हैं कितना आता है। 9 छके 54, 9 9 में 81, 5 86, और 9 एकम 9, और इधर हो जाएगा 8 17। तो यहाँ पर हमारा जो है 9 9 में 9 एकम 9, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 और 8 17। ठीक है, तो ये हमारा जो है 1764 आया। तो यहाँ लिखते हैं हम
1764। तो ये जो बचेगा यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9, 98 बच गया, इधर ये कट जाएगा। एक संख्या और बचा हुआ, इसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 980। अब यहाँ देख लेते हैं कि हमारा कितने बार में ये कट जा रहा है। तो 196 को हम गुना कर लेते हैं। अगर हम यहाँ 5 से गुना करके देखते हैं, 6 पंचे 30, 9 पचे 45, 3 48 और यहाँ 5 एकम 5 और 4 9। देख लीजिए कितना बार में ये कट गया। 196 से ये पूरा जो है यहाँ पर कट चुका है, यानी शेष हमारा यहाँ पर नहीं बच रहा है। यानी कहने का मतलब है कि हम इसको सजाएं तो सजाएं कैसे। अगर पूरा ये शेषफल यहाँ बचता तो हम लोग इसको जो है आगे और भाग दे करके देख लेते। तो यहाँ हमने भाग किस में दिया, यानी जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, यानी ए है हमारा। यूक्लिड विभाजन के अनुसार वह क्या है हमारा, ए है। तो यहाँ पर है हमारा 38,220 बराबर बी। तो बी हमारा होता है जिससे हम लोग भाग देते हैं। ये हमारा 196 हो जाएगा और गुना जो है हमारा वो कितना आ जाएगा। यहाँ जो है हमारा भागफल जो आता है उसको हम लोग गुना में लिखते हैं। तो यहाँ 196 हो जाएगा और प्लस आर जो है हमारा शेषफल, तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसका जो HCF हुआ, इसका जो HCF होगा तो वो संख्या होती है जिससे ये भाज्य संख्या जो है पूरा कट जाता है। तो काटे हैं तो हमारा तो यही संख्या था जिससे हमने भाग दिया। तो इसका मतलब है कि इसका जो HCF जो होगा वो 196 होगा। तो ये इसका आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम बना करके देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन हम दूसरा ले लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन जो है हमारा मान लीजिए कि हमारा जो है 125 और 255 कुछ भी ले लेते हैं। इस तरह से हम दो संख्या लिए। अब इसका हमको HCF चाहिए उसी से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो छोटी संख्या है उससे भाग देना है बड़ी संख्या में। तो 125 से भाग देना है 255 में। तो 255 में जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा जो है क्या आ जाएगा, तो 1 से लगाएंगे या 2 से लगाएंगे। तो 125 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है 250। तो आराम से यहाँ पर लगा सकते हैं। 250 दिए, यहाँ हमारा कितना आ गया, 5 बच गया शेष। तो अब इस 5 को पहले हम इसको सजा लेते हैं। यूक्लिड विभाजन पर हम इसको कैसे सजाएंगे, देखिए। तो हमारा जो यूक्लिड विभाजन है वो क्या कहता है, ए बराबर BQ प्लस आर। तो अब सजाते हैं। हमने भाग किस में दिया, तो 255 में कितना से भाग दिया, 125। भाग कितने बार में दिया, तो 2 बार में। शेष कितना आया, तो 5 आया। अब हमारा जो है हम भाग जब लगाते हैं भाग विधि से, तो इस प्रकार से हम भाग जो शेषफल बचता है उसमें भाग लगाते हैं पुनः भाजक में। जो भाजक पहले था अब भाज्य बन चुका है। तो अब हम इसमें भाग देंगे और देखते हैं क्या आता है। 5 से जैसे ही इसमें भाग देते हैं हमारा, तो कुछ बच्चे हैं जो लगातार गुना नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से हम बारी बारी से करके देख लेंगे। तो 5 से हमारा 2 बार में लगेगा 10 और यहाँ हमारा बच गया 2, एक 5 है बचा हुआ। तो ये लिखे 5 25, ये हमारा जो है कट करके पूरा शेषफल क्या 0 आ गया। तो अब हम जो है क्या करेंगे, हमने भाग किस में दिया है, 125 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 125 भाग कितना से दिया, तो 5 से, और कितने बार में, तो 25 बार में। शेषफल क्या आया हमारा, 0 आ गया। तो बस हो गया। जिससे हमारा ये पूरा विभाजित हुआ जिस संख्या से, यही हमारा इसका HCF होता है। तो इसका HCF जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग HCF जो है यूक्लिड विभाजन से निकाल सकते हैं। पहले इस तरह से भाग विधि से सजा लेंगे, उसके बाद हम इसको यूक्लिड विभाजन पर सूत्र लिख करके निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये कह रहा है, आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए इसमें जो है इसके अभाज्य गुणकों की जो है गुणनफल के रूप में इसको सजाइए, है ना। या कभी इसको पूछ दिया जाता है कि इसके गुणनफल में इतना का घात क्या होगा, तो आराम से इसको निकाल लेंगे। पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, भाग ही लगाना होता है। गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। इसको भाग लगाएंगे और भाग किस संख्या से दिया जाए ये थोड़ा हम लोग पहले भी सीख चुके होते हैं। जैसे किसी संख्या के अंत में अगर 5 है तो उसमें 5 से भाग लगना निश्चित है ना। लेकिन उससे पहले भी संख्या है हमारा 2 है, 3 है, तो 3 से लगेगा या नहीं लगेगा ये ज़रा देख लेते हैं। 3 से भाग उसी संख्या में लगता है जो दिए गए संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए। तो देख लेते हैं, 3 8 11, 11 2 हो जाता है 13 और 13 5 होता है 18। जबकि हम जान रहे हैं कि 18 जो है यह 3 से पूरा विभाजित है। इसका मतलब है कि इसमें भी 3 से पूरा भाग लगेगा। तो पहले हम 3 से लगा के देख लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 सॉरी, यहाँ 21 लगेगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 3 5 15। फिर हम लोग लगाते 3 से लगता है या नहीं लगता है देख लेते हैं। 3 7 10 5 15, फिर 3 से लगेगा तो 3 चौके 12, यहाँ ख़त्म। ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15, फिर 3 से लग गया। अब देख लेते हैं तो हमारा हो जाता है 6 5 11। अब 3 से लगने वाला नहीं है। अब हम लगाएंगे 5 से, है ना। अब 4 से तो लगेगा ही नहीं, अब लगाएंगे 5 से। तो 5 से लगाते हैं तो हमारा हो जाता है 5 8 40 और 5 25। फिर 5 से लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 एकम 5, बच गया इधर 2, 3 बच गया, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7, 17 5 85। अब ये 17 जो है ये अभाज्य संख्या है जो कि किसी संख्या से कटने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 3825 के बराबर में हमारा जो आएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17। तो इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2 गुना 17। तो इसी तरह के सवाल में कभी कभी जो है क्वेश्चन ये पूछ देता है कि इसके गुणनखंड में इसका घात बताइए। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है और इसमें पूछ दिया जाए कि 5 का घात क्या होगा, तो 5 देखेंगे यहाँ पर है और ये जो है हमारा घात देख लेंगे, इसका आंसर हमारा इस तरह से निकल जाता है। तो चलते हैं इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा 510 और 92 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करिए। चलिए ये जो है हमारा वही आधारभूत प्रमेय कहिए या यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहिए, उसी के अनुसार से हम लोग इसका निकाल लेंगे। आधारभूत प्रमेय के अनुसार से तो आराम से निकाल सकते हैं इसको हम लोग। 510 का या गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। गुणनखंड जो है हमारा हो जाता है 510 का क्या क्या, तो ऐसे इसको यहाँ पर हम करते हैं 510 को ऐसे भाग दे देते हैं। तो हमारा जो है 2 से लगेगा पहले, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 3 से लगेगा, 3 अठे 24, 3 पचे 15। अब 5 से लगेगा तो ये हमारा हो जाता है 17। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और इसका जो है हमारा 92 का देख लेते हैं क्या क्या आता है। तो 92 का जो है 2 से पहले लगा देंगे, इसको 2 से लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 2 3। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है हमारा 2 गुना 2 और गुना 23, क्योंकि 23 जो है एक अभाज्य संख्या है, ये किसी दूसरी संख्या से कटने वाला नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर छोड़ देंगे इसको। अब इसका एचसीएफ अगर देखना है, एचसीएफ, तो एचसीएफ जो है और एलसीएम जो होता है इसका, एचसीएफ में हमारा
वही संख्या आता है जो दोनों में मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक ही ऐसा संख्या है जो दोनों में मिल रहा है। और एलसीएम जो होता है वो संख्या होता है जो दोनों में मिल रहा है वो भी आएगा, जो नहीं मिल रहा है वो भी आएगा, सबको गुना करना होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 गुना 2, ये दोनों ले लेंगे, उसके बाद सारा 2 खत्म, उसके बाद हम लेते हैं गुना 3, फिर गुना लेते हैं 5, गुना लेंगे 17 और गुना लेंगे 23, ये सबको गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 60 और गुना 17 कर देंगे, 17 छके हो जाता है 102, तो इस पर एक 0 लगा देंगे और इसको 23 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है जो गुणनफल आएगा वो होगा हमारा एलसीएम। गुना कर लेते हैं इसको हम, ये हमारा हो जाता है 0 6 0 3 0 4 0 2, इस तरह से हमारा जो है निकल करके आ जाता है 23,460, ये इसका एलसीएम हो जाता है और ये एचसीएफ हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब इसमें हम लोग जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम के जो है गुणनफल है और उसका जो है संख्या दी गई संख्याओं के जो है गुणनफल के बराबर है या नहीं है, इसका जांच करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख ही लेते हैं। इसमें जो है एक क्वेश्चन दे देता है कि इन दो संख्याओं के जो है आपको गुणनफल और उसके जो एलसीएम और एचसीएफ होते हैं उसकी सत्यता की जांच करें। तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए कि एक संख्या है हमारा 48 है और एक संख्या हमारा है मान लीजिए कि ये 64 है। ठीक है, अब इसमें जो है आपको जांच करने के लिए दे दिया जाएगा कि ये जो संख्या है इसका जो गुणनफल होगा, इसका जो गुणनफल है इसी संख्या के एचसीएफ है ना, इसी संख्या के एचसीएफ और गुना जो है एलसीएम ये बराबर होते हैं, इसका जांच करिए आप। तो इसका जांच आराम से हम कर सकते हैं। तो पहले इसका जो है हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम गुणनखंड विधि से इसका या भाग विधि से किसी भी विधि से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम जो है हम लोग निकाल लेते हैं ऐसे, इसका एचसीएफ भी निकाल लेंगे। तो 48 हमारा जो है यहाँ पर पहले एचसीएफ दे देगा, 1 से लगा देते हैं, यहाँ 48 हो गया हमारा, बच जाएगा यहाँ पर 6 और इधर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 48। इसको जब भाग लगाएंगे ये 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा, ये क्लियर। तो हमारा इसका जो एचसीएफ आ गया इस दोनों संख्या का वो हो गया 16 और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम भी हम इसी तरह से जो है इसको भाग विधि से ही निकाल लेते हैं ऐसे। तो ये हमारा हो जाएगा पहले 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24 और ये हो जाएगा 32, फिर इसी तरह से 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16, फिर 2 से लगा देंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे। इस तरह से जब तक ये लगेगा तब तक हम लोग लगाते रहेंगे। अब ये हमारा एलसीएम जो है इस तरह से आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, गुना कर लेते हैं। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, फिर 48 को गुना कर लेंगे 4 से, या 48 दूनी 96 और 96 दूनी कितना हो जाता है। तो इसका हमारा एलसीएम जो आएगा, एलसीएम 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 1 19, 192। तो ये जो है इस प्रकार से हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब देख लेते हैं इसका जो है जांच जो करते हैं हम लोग, जांच कैसे करते हैं।
जांच जो होगा इसका, तो यहाँ पर हमारा जो संख्या है 48 गुना 64 और बराबर में आ जाएगा हमारा, इधर से इसका एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे, 192 एलसीएम है और गुना इसका एचसीएफ जो है 16 है, यानी एलसीएम और गुना लिखना है एचसीएफ। तो देख लेते हैं इसको। अच्छा यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, 192 आएगा, इसको गुना करेंगे, कितना आ जाएगा इसका गुणनफल हमारा देख लेते हैं। 16 दूनी 32 हो जाता है और 16 नमे होता है 144 और उसमें जोड़ देते हैं 3, 44 और 3 कितना हो जाता है 147 का 7 लिख दिए, 14 बच गया, 16 और 14 जो है हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30, ये इतना हो गया। फिर इधर भी गुना करेंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 30 और 72, ये अगर बराबर हो गया तो ये हमारा जो है हो जाता है प्रूफ। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछे जाते हैं। ये हमारा जो है क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है, जिसमें कि 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, है ना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताना है कि आपको जो है कि ये जो संख्या है, इस संख्या का जो है हमारा दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, शांत होगा या अशांत होगा। तो बड़ी ही आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना जो संख्या है, इस संख्या से हम जो है भाग अगर देने बैठे तो भाग देने में ही हमारा समय गुजर जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बनाने के लिए बड़ी आसानी से जो है एक आसान सा ट्रिक अपनाते हैं इसका और आसान से निकाल देते हैं आंसर। तो सबसे पहले इसमें हमको देखना है हर, तो हर में जो है क्या है, संख्या को लिख लेते हैं और यहाँ से जो है हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड में हम लोग जो है पहले इस प्रकार से गुणनखंड कर लेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पर 3 से भाग लग रहा है या 2 से लग रहा है या 5 से लग रहा है, तो यहाँ पहले देख लेते हैं 4 और 9 हो जाता है हमारा, 4 और 5 हो जाता है 9 और फिर इसके बाद हो जाएगा 5, तो 9 5 हो जाएगा 14। 3 से लगेगा नहीं, इसलिए हम 5 से लगाएंगे। अब यहाँ तो 5 से लगाएंगे, 5 8 40, 5 9 45 हो जाता है, 5 एकम 5। अब इसमें जो है यहाँ पर हमारा हो गया 91, तो इसमें अब 5 से भी नहीं लगेगा तो 7 से लग सकता है। 7 से लगा के देख लेते हैं, 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचा, 7 तिया 21, यानी 13 से कट गया। तो ये जो है हमारा गुणनखंड जरा देख लीजिए कि इसका जो गुणनखंड आया 5 गुना 7 गुना 13। और इसका एक ट्रिक जो है ये कहता है कि किसी भी परिमेय संख्या का यदि हर जो है वो हमारा 2 का घात n गुना 5 का घात m या, ठीक है, 2 का घात n या 5 का घात n के रूप में हो, इसके रूप में अगर रहता है तो ही हमारा जो है उसका दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार जो होता है इस संख्या का शांत होता है ना। अन्यथा इसको छोड़ करके अगर कोई भी संख्या जो है यहाँ पर हमारा दूसरा आ गया इसमें, है ना, या तो 2 गुना 5 के घात के रूप में आ जाए, या तो केवल 2 के घात के रूप में आ जाए, या केवल 5 के घात के रूप में आ जाए, तो ही जो है यह संख्या हमारा शांत दशमलव का होता है, अन्यथा अशांत होता है। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ऐसे जो है सवाल को हम लोग बनाने के लिए हर का गुणनखंड करेंगे और उसमें देख लेंगे कि यहाँ पर जो है 2 पर घात n या 5 का घात n या 2 के घात में या 5 के घात के रूप में है तो हमारा शांत हो जाएगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए, अब पूछा गया यहाँ पर कि आपको बताना है
कि इसमें जो है जो संख्या दे रखा है इस संख्या का जो है परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखना है। किस रूप में लिखना है? परिमेय संख्या के रूप में। तो परिमेय संख्या जो है बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया गया है। जैसे कि इसमें ऊपर रेकरिंग होता है ना, मान लीजिए कि ये पर हमारा रेकरिंग है, तो इस तरह से जो है हम ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? तो इसको हम लोग डायरेक्ट जो संख्या दिख रहा है दशमलव में, दशमलव को छोड़ करके पूरा संख्या हम लोग लिख देते हैं इस प्रकार से, और लिखने के बाद माइनस करना होता है उतना जितना पर रेकरिंग नहीं है ना। जितना पर रेकरिंग नहीं होता है उसके पहले वाले जो संख्या है उसको माइनस करते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग माइनस क्या कर लेंगे? 49 को माइनस करेंगे, और बटे में लगेगा 10 का घात उतना, जो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतना इस पर जो है देना पड़ता है घात, और माइनस करते हैं 10 का घात उतना जितना पर रहता है रेकरिंग, जितना पर रेकरिंग नहीं रहता है। तो 10 यहाँ पर जो है एक संख्या ऐसी है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो हम घटा करके देख लेंगे। यहाँ पर हमारा जो है क्या आ जाएगा? तो 17 में माइनस करेंगे 9 तो बच जाएगा यहाँ पर 8, ये बच गया हमारा 2, यानी 12 में 4 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 8, फिर यहाँ बच गया 8 और यहाँ बचा हुआ है 4, और इसमें बटे जो लग जाएगा 10 का घात 3 का मतलब हो जाता है हमारा 1000, और 10 का घात 1 का मतलब है यहाँ पर 10। तो माइनस करके अब क्या आ जाएगा? तो 4888, और बटे में हो जाएगा हमारा 990। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ये परिमेय के रूप में आ जाता है। जैसे इसी प्रकार के सवाल को हम आगे दूसरे एक और सवाल को लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 0.32 लिख दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर एक संख्या पर रेकरिंग ऐसे दे रखा है, तो हम लोग इस सवाल को कैसे बनाएंगे? तो फिर उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ तो देख रहे हैं दशमलव के पहले 0 है, तो यानी हमको लिखना क्या है? तो डायरेक्ट हम 32 लिखेंगे, और माइनस क्या करते हैं? जितना पर रेकरिंग नहीं होता है उसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ 3 पर रेकरिंग नहीं है, इसका मतलब 3 माइनस होगा, और 10 पर घात उतना लगाएंगे जितना पर जितना दशमलव के बाद संख्या होगी। तो ये हमारा जो है दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो हम लोग दशमलव के बाद जो है क्या करेंगे? संख्या को गिन करके 10 पर घात लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, और 10 पर घात हम लगाएंगे उतना जितना पर रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक संख्या ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 10 पर घात लगाएंगे 1। अब हमारा जो आएगा यहाँ पर बच जाएगा यहाँ 29, और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा 10। तो अब हमारे पास जो बचा वो कितना बच गया? 29/90। तो ये इसका हो जाता है परिमेय रूप। तो इस तरह के सवाल को हम लोग ऐसे बनाते हैं, आसानी से ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से आप लोग जो है इसको देख करके समझ लीजिए, और आगे इसी तरह का प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आगे अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। चलिए, ये हमारा जो है अब ये लास्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ये जो है क्वेश्चन जो है इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका जो है हम लोग, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवाल को जो है अक्सर पूछा जाता है, तो हम लोग आज इसको बड़े ही आसानी से समझ लेते हैं। जैसे कि जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो मान लेते हैं कि √2 जो है हमारा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो जैसे ही हम मान चुके हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय माने हैं तो हम परिमेय को जानते हैं कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q ही नहीं, A/B भी लिख सकते हैं, X/Y भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग P/Q। तो इस प्रकार से जो है जैसे ही ये संख्या आया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं दोनों तरफ वर्ग। तो यहाँ लिख देंगे √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग वर्ग करने पर।
तो वर्ग करते हैं हम लोग, √2 का जो स्क्वायर होगा वो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है हमारा ये हो जाता है पी स्क्वायर और बटे में हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्योंकि पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर होगा, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर होगा। अब यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे इस तरह से लिखेंगे 2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। यानी हम कहें तो यहाँ पर अगर क्यू स्क्वायर देखें तो क्यू स्क्वायर जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर बटे 2। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है यहाँ से, अच्छा यहाँ हम लोग को एक चीज़ और देखना है कि यहाँ जो है P तथा Q, P तथा Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें सह अभाज्य संख्या हम लोग उसी को कहते हैं जिसका HCF 1 होता है। तो एक को छोड़ करके अगर इस दोनों संख्या को कोई भी संख्या अगर काट दे, है ना, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं रह जाएगी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि देख लेते हैं कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः P भी 2 से विभाजित, P भी 2 से विभाजित होगी। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, इसमें से किसी एक को जो है हम मान लेंगे कि माना पुनः जो है पुनः माना P बराबर 2R, P बराबर 2R मान लिए। तो अब हम इसको लगाएंगे पुनः फिर से, तो यहाँ जो है हमारा क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ लगाएंगे उसको हम लोग, तो यहाँ जो है हमारा √2 का स्क्वायर बराबर P के बराबर में हम लोग क्या लिए हैं 2, तो 2R अब बटे में रहेगा हमारा Q, तो यहाँ से हमारा जो है स्क्वायर करेंगे, ये बच जाएगा 2 बचेगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 R स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। अब इसको उठा कर इधर गुना कर लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 2Q स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। तो इस प्रकार से Q स्क्वायर बराबर हमारा हो जाता है 4R स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4, तो Q स्क्वायर बराबर हो गया 2R स्क्वायर। यानी यहाँ पर अगर हम R स्क्वायर को निकालते हैं, ये हमारा हो जाता है R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 2। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ जो देख रहे हैं, चूँकि Q स्क्वायर जो है, Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः Q भी 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं कि हमने जो माना था कि P तथा Q जो है वो सह अभाज्य संख्या है, जबकि सह अभाज्य संख्याओं में हम जानते हैं कि उसमें एक को छोड़ करके उसका दूसरा कोई भी HCF नहीं हो सकता है। यानी कि एक को छोड़ करके इन दोनों संख्याओं को कोई भी संख्या काट नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Q जो है वह 2 से विभाजित है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि P जो है 2 से विभाजित है, और यहाँ देख रहे हैं Q जो है वह 2 से विभाजित है। यानी एक को छोड़ करके एक ऐसी भी संख्या आ रही है जो P तथा Q को विभाजित कर रही है। अतः हमारी जो मान्यता है वो गलत है। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता
गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो जाता है कि हमने जो माना था वो हमारा मानना गलत था कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो चुका है कि हमारा √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ आज का ये हमारा जो है VVI क्वेश्चन का जो सेशन था ख़त्म हुआ। इससे इसी तरह के जो है सवाल पूछे जाते हैं। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त हुआ। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ आज का क्लास जो है हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पर। तो इसी तरह से आप लोग लगातार जो है इस चैनल पर बने रहिए और इसी तरह के क्वेश्चन का आपको टाइप जो है एग्ज़ाम VVI क्वेश्चन जो है 2024 के लिए एग्ज़ाम जो है आपका जो 2024 में होगा, 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो है आप लोगों का VVI क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर चलता रहेगा, जिससे आपकी तैयारी जो है वह अच्छी से हो सके। इसी के साथ जय हिंद।